इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स की अपन ने कुछ क्लासें हैं वो डिस्कस कर ली थी। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन करंट अफेयर्स शुरू करेंगे तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट ऐसे पढ़ते पढ़ते अपन चलेंगे। तो उसमें अपन ने आईआर की कुछ बातें कर ली थी कुछ इकोनॉमिक्स की बातें कर ली थी। उसमें जो अब तक की क्लासों में जो सबसे काम की बातें हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको थोड़ा सा वापस बताता हूँ। सबसे पहले जो जीएसटी 2.0 है उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू किया गया, वो ध्यान रखना। जीएसटी को लेकर के 101वें संविधान संशोधन जो किया गया था उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जीएसटी 2.0 जो आया है उसमें कौन कौन सी दो दरों को समाप्त किया गया है, कौन सी दो दरें हैं वो वापस नई लागू की गई हैं। अधिकांश जो दरें थी वो 5% में आ गई हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। डेली यूजेज वाली जो चीज़ें हैं उन पे टैक्स स्लैब की दरों को है वो कम कर दिया गया है। जो छोटी गाड़ियां हैं, बाइक है, उन पे है वो स्लैब दरों को कम कर दिया गया है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक अपन ने पीएम मित्रा करके जो योजना पड़ी थी उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके तहत जो 7 पार्क जो बनाए जा रहे हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में कुछ इकोनॉमिक्स की बातें ही हैं और कल अपन जो इंडेक्स पढ़ रहे थे उसके अलावा जो एक दो इंडेक्स बच गए थे उसकी बड़ी बड़ी काम की बातें अपन है वो देख लेते हैं। आज जो रिपोर्ट के बारे में तो जो बता रखा है वो बता रखा है विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025। कई रिपोर्टें तो क्या होती है कि वो 2024 के जो आंकड़े होते हैं उनको 2025 में बताती है, और कई रिपोर्ट होती है वो उसी साल की होती है जो उसी साल में उसके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है उसके बारे में है वो उस साल में बता रखा होता है। तो एग्जाम में जब भी सवाल आए तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि वो जो रिपोर्ट है उसमें उस रिपोर्ट में 2025 के बारे में पूछा गया है या 2024 के बारे में पूछा गया है। तो ये जो रिपोर्ट है विश्व व्यापार रिपोर्ट ये है 2025 की, और सीधी सी बात है कि इसमें शब्द आ रहा है व्यापार, तो ये कहीं ना कहीं व्यापार के बारे में बता रहा होगा। और वर्तमान का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। तो टेक्नोलॉजी का जब भी कोई युग है तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई भी जो देश है वो व्यापार करने के साथ साथ उन चीज़ों में कितनी टेक्नोलॉजी, कितना है वो एआई का यूज कर रहा है, उसी को लेकर के ये रिपोर्ट निकाली गई है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी रिपोर्ट को निकालता कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उस रिपोर्ट के बारे में वही होती है। और अगर उसमें अगर भारत का प्रदर्शन बढ़िया रहा है या भारत की रैंक को अगर उस रिपोर्ट में दर्शाया गया है तो वो अपन जान लेते हैं। तो विश्व व्यापार जो रिपोर्ट है सबसे पहले ये निकाली किसके द्वारा जाती है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा। एक होता है WTO, आपने नाम सुना ही होगा, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ही हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन द्वारा ही विश्व व्यापार रिपोर्ट निकाली जाती है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इस रिपोर्ट में एआई के रूपांतरणकारी क्षमता को उजागर किया गया है जो सामान्य प्रयोजन वाले तकनीकी के रूप में अर्थव्यवस्था में समृद्धि और आय के वितरण को नया रूप दे सकते हैं। कि भाई एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर करके कोई भी देश है वो अपने आय के जो साधन है उनको कितना बढ़ा सकता है, किस लेवल तक ले जा सकता है, उसकी है वो बड़ी बड़ी बात कर रखी है। लेकिन अपन को मेन यही ध्यान रखना है कि विश्व व्यापार जो रिपोर्ट है ये निकालता कौन सा संगठन है? तो WTO नामक एक संस्था है जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो ये विश्व व्यापार वाली रिपोर्ट निकालती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अगली जो अपनी जो रिपोर्ट है उसका नाम लिखा हुआ है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। क्या है? इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अब इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, अब सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक मतलब होता है अर्थव्यवस्था, तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के बारे में बता रही होगी। मतलब इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। जीडीपी का मतलब एक देश है वो एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए कमा रहा है, कितनी चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, और एक देश है उसमें कितना रोजगार जनरेट हो रहा है, एक देश है उसमें कितनी संसाधन जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में जो बताया जाता है वो बताया जाता है इस इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के माध्यम से। और ये जो इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है ये जो एक संस्था निकालती है उसका नाम क्या है? OECD। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये OECD की फुल फॉर्म है। और ये जो रिपोर्ट है वो निकालती कौन सी संस्था है? OECD ने वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी के पूर्वानुमान को बढ़ाकर वो कितना कर दिया? 6.7%। मतलब इस OECD ने जो ये इकोनॉमिक आउटलुक वाली जो रिपोर्ट निकाली है, पहले इन्होंने जीडीपी कम बताई थी कि भाई 2025 में भारत की जीडीपी इतनी रहेगी, लेकिन अब उसने इस जीडीपी को बढ़ा करके कह दिया है कि भाई भारत की जो जीडीपी है वो 2025 के दौरान कितनी रहेगी? 6.7%। इस फैक्ट को आप थोड़ा सा ध्यान रखना।
अगला लिख रखा है जबकि मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है 2.9%। मतलब इन्होंने कहा है कि महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, तो महंगाई जो है वो तो घटकर हो जाएगी 2.9%, और जो जीडीपी है वो बढ़कर के कितनी हो जाएगी 6.7%। तो ये इस डाटा को ध्यान रखना और इस डाटा को ध्यान रखना, कभी स्टेटमेंट वाले सवालों में आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये दोनों डाटा आपस में चेंज कर देंगे। ध्यान रखना है कि जीडीपी को तो बढ़ाया गया है और मुद्रास्फीति या महंगाई वाली जो चीज़ है वो क्या कहा है इस आउटलुक वाली रिपोर्ट ने कि महंगाई है वो क्या होगी, कम होगी। अगला लिख रखा है यह रिपोर्ट वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है। वर्ष में कितनी बार प्रकाशित की जाती है? 2 बार, 6 महीने से। अगला लिख रखा है कि यह रिपोर्ट वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है। मतलब एक तो इंटरनेशनल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक्स है वो क्या क्या रह सकती है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या रुझान आ सकते हैं, अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में है वो ये रिपोर्ट बताती है। अगला लिख रखा है कि भाई ये किन किन क्षेत्रों को कवरेज करती है। मैंने आपको हालांकि शुरुआत में बता ही दिया था कि सबसे पहले तो ये जीडीपी को कवरेज करती है जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगला लिख रखा है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, कि भाई एक वित्तीय वर्ष के दौरान है वो किस किस देश की महंगाई है वो कितनी रहेगी, उसी को कहा जाता है मुद्रास्फीति। अगला लिख रखा है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, कि भाई उस देश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग है वो रोजगार में चले गए हैं। और अगला लिख रखा है व्यापार और निवेश का विश्लेषण शामिल है। व्यापार मतलब उस देश में कितना व्यापार हो रहा है, और निवेश का मतलब कि भाई उस देश में बाहरी देश से कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो ये जो सारी बातें थी वो किसके बारे में थी? इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। अब इस इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में एक बार अपन वापस देखते हैं कि सबसे पहले ये रिपोर्ट निकालता कौन है। OECD नामक जो संस्था है वो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालती है। क्या साल में एक बार आती है? नहीं, साल में कितनी बार आती है? 2 बार। इन्होंने कहा कि भाई जीडीपी का जो पूर्वानुमान है उसको बढ़ा दिया और कहा कि भाई कितनी रहेगी, तो कि भाई 6.7% रहेगी। मुद्रास्फीति पहले ज्यादा बताई थी, फिर उसको घटा दिया और घटा करके कितना किया है 2.9%। ये ध्यान रखना। इसके कवरेज या इसके दायरे में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो मुद्रास्फीति है, रोजगार है, जीडीपी है, व्यापार है और निवेश है। इन सारी चीज़ों को ये कवर करते हुए ही ये रिपोर्ट निकाली जाती है। निकालता कौन है वो ध्यान रखना, और ये साल में एक बार ना आकर के कितनी बार आती है? 2 बार। तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। देखो एक तो होता है यूपीआई। क्या होता है? यूपीआई। और एक होती है यूपीयू। एग्जाम में कई बार इस यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई। तो यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आपकी भीम ऐप वगैरह है जिससे आप पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हो उसको अपन क्या कहते हैं? यूपीआई कहते हैं। एनपीसीआई द्वारा उसको बनाया गया है। तो उस यूपीआई की फुल फॉर्म पहले तो ध्यान रखना। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है जो ये बोर्ड पर लिखी हुई है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो सबसे पहले तो इन दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखना। अब क्या होता है कि भारत के कई लोग हैं वो बाहरी देशों में नौकरी करते हैं। अब बाहरी देशों में नौकरी करते हैं तो उनको अपने पैसे इंडिया में भेजने के लिए अब तक कोई ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। तो अब यूपीआई और यूपीयू इन दोनों को है वो मर्ज कर दिया गया है। एकीकरण कर करके एक नया ऐप बनाया जा रहा है उससे कि भाई बाहर के देशों में जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपने सुना होगा कई लोग हैं वो खाड़ी देशों में जाते हैं, कतर जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, कई कनाडा जाते हैं। तो वहाँ से उनको अपने देश में पैसे भेजने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जा रहा है जो कि दोनों का किसका मिश्रण है? यूपीआई और यूपीयू का। तो इन दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखना। अब अपन आगे देखते हैं थोड़ा बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये देखो ये नाम लिखे हुए एकीकरण परियोजना का अनावरण किया जिसका उद्देश्य सीमा पार धन प्रेषण रेमिटेंस को है वो आसान बनाना है। रेमिटेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी इंडिया का कोई व्यक्ति अगर बाहर जाकर के काम कर रहा है, वहाँ 2 रुपए कमा रहा है, तो वो रुपए वापस अपने देश में अपने घर परिवार वालों को कैसे भेजे, उसी को कहा जाता है रेमिटेंस। मतलब बाहरी देशों से अपने देश में पैसे भेजना। तो उसको आसान बनाने के लिए यूपीआई और यूपीयू इन दोनों का एकीकरण किया गया है ताकि चीज़ें है वो क्या हो जाए, ज़्यादा आसान हो जाए। तो इसमें आप यूपीआई का ध्यान रखना और यूपीयू का ध्यान रखना। यूपीयू जो ये जो ऐप है वो है स्विट्जरलैंड का है। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। उसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है। आगे लिख रखा है कि भारत में साइबर अपराध। अब ये साइबर अपराध वाला जो चीज़ है ये अपने मेंस में लिखने में बहुत ज़्यादा काम आती है। कई बार तो हिंदी में जो अपने चौथे पेपर में जो 20 मार्क्स का निबंध आता है आरएस में, उसके भी काम की है।
कई बार आरएस में 4th पेपर में जो इंग्लिश में जो पैराग्राफ राइटिंग आती है उसमें भी साइबर अपराध काम का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है, मतलब जो साइंस वाला जो पोर्शन है दूसरे पेपर में, उसमें भी साइबर अपराध की चीज़ है वो पूछी जा सकती है। तो थोड़ा सा साइबर अपराध के बारे में अपन देख लेते हैं। हाल ही में साइबर अपराध को लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, तो उसकी बड़ी बड़ी बातें हैं वो अपन ने पीपीटी में दर्शा रखी है। सबसे पहले तो साइबर अपराध होता क्या है साहब? तो साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो ऑनलाइन माध्यम से होता है। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा, फोन में कोई गलत ओटीपी आ जाते हैं, ओटीपी अपन देते हैं तो पूरा बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाता है। कई बार है वो फोन में गलत लिंक आ जाती है, अपन लिंक पर क्लिक करते हैं तो पूरा अकाउंट है वो खाली हो जाता है। कई बार किसी दूसरे कोई अपने जान पहचान वाले बन करके अपन को कॉल करते हैं कि मैं वो बोल रहा हूँ, आप पैसे ट्रांसफर कर दो, तो अपन पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो है वो सारे पैसे चले जाते हैं। हालांकि इनकी कुछ टेक्निकल टर्म होती है, मालवेयर है, रैनवेयर है, फिशिंग है, ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म होती है, वो आप अपनी साइंस वाली क्लास में पढ़ लोगे। लेकिन साइबर अपराध का मतलब वही है कि ऑनलाइन ठगी करना, जो इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो ठगी की जाए उसी को है वो क्या नाम दिया जाता है? साइबर अपराध। ये एक इसकी आसान परिभाषा है। अब अपन थोड़ा सा पीपीटी की ओर देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हाल ही में गृह मामलों पर संसदीय समिति ने साइबर अपराध प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम शीर्षक नाम से क्या की रिपोर्ट तैयार की। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट बनाई किसने? भारत सरकार का जो गृह मामला वाला जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक समिति है, संसदीय समिति। और उस संसदीय समिति ने किस नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ध्यान रखना है साइबर अपराध का प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। प्रभाव, रोकथाम और संरक्षण। प्रभाव, रोकथाम और संरक्षण नाम से वो क्या है वो रिपोर्ट तैयार की। तो उस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, जो टैगलाइन है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके आगे क्या लिख रखा है, जिसमें भारत में साइबर खतरों के विकास और बढ़ती जटिलताओं को है वो रेखांकित किया गया है। मतलब ये रिपोर्ट मेनली ये कहना जा रही है कि भाई जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी में अपन विकास करने के साथ साथ जो दुविधाएं हैं, जो संकट जो आने वाला है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसी के बारे में है वो इसमें बात लिखी हुई है। इस पहले पीपीटी में सिर्फ ये जो टैगलाइन है, जो शीर्षक है, उसी का आप ध्यान रखना। अगला लिख रखा है कि साइबर अपराध में वृद्धि के कारण क्या है, कि भाई इतना साइबर अपराध क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण क्या है। तो उसको देखो, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी कोई अच्छी चीज़ें बढ़ेगी तो धीरे धीरे उसके साथ में है वो खराब चीज़ें भी बढ़ती जाएगी। तो अपन अपना सारा सिस्टम अगर ऑनलाइन शिफ्ट करना चाह रहे हैं, डिजिटल मोड में अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को लेकर के जो दिक्कतें हैं अपन को उनका भी क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो साइबर अपराध बढ़ने के कौन कौन से कारण है उसमें सबसे पहला पॉइंट वही लिख रखा है, डिजिटल परिवर्तन। कि अपन इतने फटाफट तीव्र डिजिटल अगर परिवर्तन लाएंगे तो डिजिटल परिवर्तन के साथ साथ कुछ उसकी जो दिक्कतें हैं उनको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। अब अगला लिख रखा है कि साइबर अपराध के अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति। हाल ही में सीबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि भारत से जो भी लोग हैं वो बाहर के देशों में काम करने जाते हैं, या जिन्हें ह्यूमन ट्रांसफिंग, या मतलब जो लोगों की जो तस्करी होती है, लोगों को वहाँ ले जा करके दूसरे देशों में जबरदस्ती है वो उनसे साइबर अपराध करवाए जाते हैं। उनको पूरा एक सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है कि आप इस तरह से लोगों के साथ ठगी करोगे, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो वो ये बात बता रहा है कि भाई साइबर अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति हो गई है। इंडिया से अगर कोई भी पैसे ठगी के माध्यम से लिए जा रहे हैं तो पहले वो एक ईमानदार व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर उस ईमानदार व्यक्ति से वो पैसे है वो कई दूसरे देशों में है वो चले जाते हैं। तो ये जो पूरी जो टेक्नोलॉजी जो उनको सिखाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ गई है। तो इसी में ये बात है वो सीबीआई वालों ने बताई थी। और ये जो बात बता रखी है वो बता रखी है साइबर अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के बारे में। अगला लिख रखा है कि साइबर अपराध की है वो संगठित प्रकृति है। अब वर्तमान में जो भी साइबर अपराध जो हो रहा है वो कोई एक व्यक्ति या अकेला व्यक्ति मिलकर के नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी पूरी टीम होती है। मैंने आपको बता ही दिया, दूसरे देशों में लोगों को ले जा करके वहां रखते हैं, उनकी पूरी टीम गठित करते हैं जिसमें 10-15 लोग होते हैं। और कई बार है वो पुलिस वाले वहां पर अगर छापामारी करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि वहां से 15-15, 20-20 लोग साथ निकल रहे हैं, 10-10, 15 लैपटॉप, टैबलेट, उनके पास पूरा सिस्टम होता है। तो एक संगठित प्रकृति हो गई है। अगला लिख रखा है क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौती। अब क्षेत्राधिकार मतलब वही है, कोई जो पड़ोसी देश है उनका मेन टारगेट ये हो गया है कि भाई इंडिया में किसी सिस्टम को ठप करना। और आजकल तो पैसों के साथ साथ वो जैसे एक किसी पर्टिकुलर एरिया को है वो पूरा सिस्टम ही हैंग कर लेते हैं। जैसे आपने कई बार न्यूज में सुना ही होगा कि भाई इस शहर की, इस सिटी की, इस कॉलोनी का पूरा है वो नेट बंद कर दिया गया है, वहाँ जैमर लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े। तो ऐसी जो कई दिक्कतें जो इनका अपन को सामना करना पड़ता है उनको कहते हैं क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियाँ। और अगला लिख रखा है आपराधिक तरीकों का विकास। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ जो क्राइम करने के जो तरीके हैं उनकी भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो
इन जो आपराधिक जो तरीके हैं इनको कम करने का जो प्रयास है वो अपन ने आगे देख रखे, लेकिन एक बार आप ये बड़े बड़े पॉइंट याद रखना ताकि आपके कभी मेंस में लिखने में वो कमी आएगी। अगला लिख रखा है कि कानूनों में विद्यमान कमियां। वर्तमान में जो भारत में जो टेक्नोलॉजी वाला जो कानून है उसमें ज़्यादा कोई बड़ी सजा का प्रावधान नहीं है, तो जो ये क्राइम कर रहे हैं उनको पता है कि भाई अपन कुछ कर भी लेंगे तो ज़्यादा अपन को जेल वगैरह नहीं होगी, ना ही अपने पे वो ज़्यादा जुर्माना लगेगा। तो कहीं ना कहीं कानूनों में विद्यमान कमियां भी है वो साइबर अपराध को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। एक बार अपन इन पॉइंटों के नाम वापस देखते हैं। पहला लिख रखा है कि तीव्र डिजिटल परिवर्तन। दूसरा है वो साइबर अपराध की प्रकृति कैसी हो गई है इंटरनेशनल लेवल की हो गई है। अगला लिख रखा है कि साइबर अपराध की प्रकृति कैसी है, संगठित है, लोग मिलकर के कर रहे हैं। अगला लिख रखा है कि क्षेत्राधिकार संबंधी क्या है, चुनौती है। और अगला लिख रखा है कि आपराधिक तरीकों का भी साथ साथ क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और सबसे लास्ट में जो लिख रखा है वो लिख रखा है कि कानूनों में क्या है, कमियां हैं। तो ये साइबर अपराध बढ़ने के कारण है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर पॉइंट ध्यान रखोगे तो आप अंदर है वो पॉइंट आराम से बना करके छोटे छोटे लिख लोगे। अब अगला लिख रखा है कि भाई साइबर अपराध में वृद्धि का प्रभाव क्या हुआ है, वो तो कारण पड़े थे। अब ये जो साइबर अपराध जो बढ़ रहा है इससे इंडिया में क्या प्रभाव हुआ है, तो सबसे पहले लिख रखा है कि 2019 से 2024 के बीच साइबर अपराध के कारण भारत को है वो 31,500 करोड़ रुपए से अधिक का है वो नुकसान हुआ है। देख लो आप, 2019 से लगा करके 2024 तक के दौरान इन जो 5 सालों में है वो 31,500 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। इतनी है वो ठगी की जा चुकी है। अगला लिख रखा है कि और अधिकांश अपराध वित्तीय प्रकृति के, किस प्रकार के, पैसों वाले अपराध है, जो यूपीआई, क्यूआर, धोखाधड़ी, डीप फेक, सिम स्वैप आदि के प्रकार के अपराध है। अब क्यूआर कोड वगैरह आप जानते हो जिस पर अपन वो स्कैन करते हैं, बार कोड जो होता है, और यूपीआई मैंने आपको बता ही दिया, भीम ऐप वाले जिससे पैसे ट्रांसफर होते हैं। जो ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप इस डाटा को थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि आपके कहीं लिखने में ये चीज़ें काम आएगी। अगला लिख रखा है महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खतरे। कई एजेंसियों ने महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को निशाना बनाकर किए गए रैनसमवेयर हमलों पर प्रकाश डाला है, जिसका उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को क्या करना है, ठप करना है। मतलब कई जो ये ठगी करने वाले जो लोग हैं वो पर्टिकुलर एरिया में नेट वगैरह बंद कर देते हैं ताकि वहाँ की जो सारी सेवाएं हैं वो क्या है, कुछ समय के लिए ठप हो जाती है। तब तक जिनको उनको जो काम करना होता है, जो डेटा जो चोरी करना होता है, वो आराम से सारा डेटा चोरी कर लेते हैं। अभी बीच में एक रिपोर्ट चल रही थी कि भाई कोई एक अपने पड़ोसी देश का जो एजेंट है उसने भारत के जो सारे जो डेटा है वो उसको क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो ये भी एक तरह से क्या है, साइबर अपराध है। अगला लिख रखा है विश्वासघात। बार बार धोखाधड़ी के कारण नागरिक विशेषकर वृद्ध डिजिटल सेवाओं पर से है वो विश्वास खोते जा रहे हैं। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई बार बार आपको डिजिटल की ओर रुख करो, डिजिटल की ओर रुख करो, लेकिन बार बार जब इतनी धोखाधड़ी होगी तो लोग है वो बैंकों में पैसे जमा करवाने से भी क्या होंगे, डरेंगे। फोन पे से पैसे ट्रांसफर करने से भी क्या होंगे, डरेंगे। तो वापस अपन कुछ साल है वो पीछे चले जाएंगे। तो ये बार बार जो ये साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध जो हो रहे हैं, अगर होते रहे तो जो लोगों का जो विश्वास है वो इन ऐपों से क्या होगा, कम होता जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये बातें जो लिख रखी है वो लिख रखी है साइबर अपराध में वृद्धि के प्रभाव। अगला लिख रखा है कि साइबर अपराध से निपटने के लिए है वो क्या क्या सरकारी पहल की जानी चाहिए, सरकार क्या क्या कर सकती है। तो उसके बारे में 5-6 पॉइंट लिख रखे हैं। पहला लिख रखा है कि मजबूत कानूनी एवं विनियामक ढांचा, मतलब सरकार को एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई साइबर अपराध हो रहा है तो 24 घंटे में उस पूरे सिस्टम को पता लगा करके जिस खाते में पैसे गए हैं उस खाते को फ्रीज किया जाए, ताकि उस खाते से जो भी वो दोषी व्यक्ति है जिसने भी एक क्राइम किया है वो वहाँ से पैसे नहीं निकाल सके। अगला लिख रखा है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, मतलब सरकार को कुछ कोऑर्डिनेशन केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि लोगों के अगर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो वो उस कोऑर्डिनेशन केंद्र में जाकर के अपनी पूरी बात बता सके। वरना लोगों को तो अभी तक ढंग से पता ही नहीं है कि भाई अगर साइबर अपराध हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है तो लोगों को जाना क्या है। तो इसके लिए कुछ क्या बनाने चाहिए, कोऑर्डिनेशन केंद्र बनाने चाहिए। अगला लिख रखा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को है वो अधिक से अधिक जांच करनी चाहिए ताकि जो भी लोग है वो ऐसा अपराध कर रहे हैं वो एक बार के लिए क्या हो, बैक फुट पे आ जाए। अगला लिख रखा है उन्नत तकनीक उपकरण, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिक उपकरण लाने चाहिए ताकि जो भी ये साइबर अपराध करने वाले हैं वो अपने सिस्टम को है वो हैंग कभी भी नहीं कर पाए। अगला लिख रखा है कि ब्लॉकचेन और टोकनीकरण और अंतर एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब इंटरनेशनल लेवल का सहयोग लेकर के कुछ टेक्निकल चीज़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। और उन टेक्निकल चीज़ों का उपयोग करने से क्या होगा कि अपने जो सिस्टम है उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, और ज़्यादा दृढ़ किया जाएगा। और सिस्टम मजबूत होगा तो किसी भी बाहरी व्यक्ति या बाहरी देश जो अपने सिस्टम को जो हैंग कर पा रहे हैं वो आसानी से हैंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।